गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली क्लास में हमने हमारा जो ग्रामर टॉपिक था विशेषण, क्रिया और काल, इन सभी विषय को हमने डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वाच्य, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वाच्य का अर्थ होता है वॉइस, ठीक है, अंग्रेजी में इसे हम वॉइस कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए हुए कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। हमें ये पता चलता है कि जो है कार्य का प्रधान विषय कर्ता है, करने वाला, कर्म या भाव क्या है। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद किए गए हैं। जो वाच्य है उसके 3 भेद किए गए हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नाम से ही पता चल रहा है जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे मानसी पुस्तक पढ़ती है, तुम जाते हो, तो इन वाक्यों में मानसी श्लेष जो भी है कर्ता के अनुसार ही क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कर्म प्रधान होता है। मानसी द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, श्लेष से पतंग उड़ाई जाती है, इसमें कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। श्लेष से पतंग उड़ाई जाती है, ये कर्म के आधार पर बदल रहा है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य है। भाववाच्य नाम से ही पता चल रहा है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता या कर्म प्रधान न होकर केवल क्रिया का भाव प्रधान होता है। क्रिया सदा अकर्मक पुल्लिंग होती है। भाववाचक में क्या होता है, जो भाववाच्य है इसमें क्रिया हमेशा अकर्मक और पुल्लिंग होती है। मुझसे चला नहीं जाता, बच्चे से सोया नहीं जाता, बालक से दौड़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये भाववाचक, जो भाववाच्य है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के आगे वाच्य परिवर्तन में देखिए क्या होता है, कर्ता के आगे से या के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। क्या करने के लिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बदलने के लिए बदलते हुए क्रिया रूप के साथ काल, वचन व लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो क्या करना होगा, देखिए अब एग्जाम्पल दिया हुआ है। अनुराग ने कहानी लिखी, अनुराग के द्वारा कहानी लिखी गई, ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य देखिए यहाँ पे दिया गया है, बच्चा हंसता है, बच्चे से हंसा जाता है, या भाव प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। अब देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य के उदाहरण दिए गए हैं और उनसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, तो उसी अनुसार हम उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आप घर में अभ्यास कीजिए। दूसरा है क्रिया विशेषण, जो अव्यय है क्रिया विशेषण एडवर्ब। इसको आप सीधा समझ सकते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जो क्रिया के बारे में विशेषता बताता है, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता बताएगी उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशाल उधर बैठा है क्रिया है, लेकिन कहाँ बैठा है, उधर बैठा है, तो क्रिया की जो विशेषता बता रहा है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं।
अब क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है। स्थानवाचक में क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जसलीन बाईं ओर रहती है, सिलजा वहाँ खेल रही है। तो जहाँ पे क्या होता है, स्थान का पता चलता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय का पता चलता है, उसे कालवाचक कहते हैं। नाम में ही पता है चलेगा आपको। स्थानवाचक में स्थान के बारे में, कालवाचक में समय के बारे में, रीतिवाचक में होने के ढंग के बारे में, कैसे हो रहा है काम, जल्दी जल्दी, झटपट, तो ये रीतिवाचक है। परिमाणवाचक में मात्रा के बारे में, क्वांटिटी, अधिक, जरा सा, तो इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण दिए गए हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक के उदाहरण यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि स्थानवाचक में कौन से क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक में कौन सा क्रिया विशेषण होगा। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण को देखना है और एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन आप कीजिए। अब देख सकते हैं अव्यय के रूप में क्रिया विशेषण को देखा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें आप देख सकते हैं कि संबंध बोधक क्या है? शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, ये सब संज्ञा शब्द के साथ आ रहे हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द के साथ आ रहे हैं, पिता के समान, ठीक है, सूर्य की ओर, तो संज्ञा शब्द के साथ आते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, इसको आप सिंपल रूप से समझ सकते हैं। संबंध बोधक क्या होता है, देखिए, कुछ शब्द जैसे अंदर, यहाँ, पहले आदि क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और संबंध बोधक के रूप में भी। लेकिन इनको हम कब अलग कर सकते हैं? जब क्या होता है, जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं तो संबंध बोधक होते हैं। जब ऐसे शब्द संबंध बोधक की तरह प्रयुक्त होते हैं तो इनके आगे के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, अंदर आ जाओ क्रिया विशेषण है, लेकिन कमरे के अंदर बैठ जाओ संबंध बोधक है। ये कमरे के अंदर बैठ जाओ, तो संबंध बोधक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं और साथ में के, से, की आदि लगे रहते हैं। तो इस तरह आप इसको, जो अभ्यास में दिए गए प्रश्न हैं, जैसे विद्या के बिना मनुष्य अधूरा है, आपको इसको संबंध बोधक को टिक करना है, कौन सा है, के बिना, के साथ, इस प्रकार आसान है, सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपका लास्ट टॉपिक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो है क्या है, देखिए, समुच्चय बोधक कंजंक्शन जिसको हम कहते हैं, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें योजक, समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है, दो समान शब्दों, वाक्यों के अंशों को, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा यहाँ पे दिया हुआ है, बल्कि। और व्यधिकरण क्या होता है, किसी वाक्य में आए एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, सुनील पकड़ा गया। अब क्यों पकड़ा गया, क्योंकि वह रिश्वत ले रहा है, तो आश्रित, एक दूसरे से डिपेंडेंट है ये वाक्य, तो इसे जो है कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं आप इसे कर सकते हैं आसानी से, कोई भी डाउट होता है आप मुझे पूछिए। विस्मयादि बोधक देखिए क्या है, दिए हुए अरे, अजी, शाबाश,
जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। उदाहरण आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब खाली स्थानों में उचित विस्मयादिबोधक शब्द लिखिए। बेचारे अखिलेश की नन्ही बेटी चल बसी। तो इसमें आप अपने हिसाब से, आगे सड़क टूटी हुई है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे शोक में हाय, पीड़ा में ओप, संबोधन, तो किस प्रकार से कहाँ किन का प्रयोग होता है आप देखिए और एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन को आप कीजिए। तो ये था आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं संबंध बोधक, ये आपका लास्ट टॉपिक था आपके टर्म 1 सिलेबस का। यहीं तक आपको देखना है क्रिया विशेषण, ठीक है। और अंतिम जो टॉपिक है आपका, यहीं तक आपके टर्म 1 सिलेबस में रहेगा। विस्मयादिबोधक जो दिया हुआ है यहीं तक आपके टर्म 1 सिलेबस में रहेगा। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। घर में जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इनको अभ्यास कीजिए और कोई भी परेशानी होती है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।